हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो हाँ विद्यार्थी, आसमां में भी सुराख हो सकता है, बशर्ते एक पत्थर तबीयत से आपको उछालना होगा। इसके लिए मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो आइए देखते हैं, आज का क्लास 12 का फिजिक्स है, यूनिट 2 शुरू हो रहा है। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में विद्यार्थी हमें यह कहना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन, चार्ज गति में रहता है, लेकिन वो क्या कौन सी गति होती है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, तो ये ध्यान देना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है, तो ये ध्यान देना है। और इस चैप्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट होता है डीसी करंट। और डीसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डीसी मतलब जो आप बैटरी वाला देखते हो, इलेक्ट्रिक करंट जो इस चैप्टर में प्रयोग किया जाएगा वो डीसी करंट के बारे में टोटल चर्चा होगी। यहाँ एसी करंट नहीं प्रयोग किया जाता। और एसी करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों क्या रहता है? टाइम के साथ बदलता रहता है। और एसी में वो कांस्टेंट रहता है। तो बहरहाल इसकी चर्चा आगे होगी। तो यहाँ आपको इतना जानना है कि इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज मोशन करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा। हाँ, ये ध्यान देना है। और इस चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिक करंट है वो डीसी की चर्चा हो रही है, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एसी वाला चैप्टर जब आएगा तो वहां पे एसी करंट प्रयोग किया जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता रहता है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें हमें आपको बताना था। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गति करेगा, ये वेरिएबल होगा, तो वो मैग्नेटिक भी उत्पन्न करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो चला जाएगा आगे। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला हेडिंग जो आप इसमें यूनिट में डालेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को, हिंदी में जो इसका डिफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि चार्ज Q है, Q एक समान रूप से बह रहा है टाइम t में, तो उसमें जो धारा होगी I = Q/T होता है। इंग्लिश में देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म देन I = Q/T। ये हो गया। अगर जो धारा बह रहा है, अगर वो एक समान रूप से बह रहा है, एक समान रूप से बह रहा है टाइम में, तो टाइम के साथ, तो I = Q/T होता है। एक अब ये और दो भागों में होता है, I एवरेज निकाला जाता है। I एवरेज = ΔQ/ΔT, ये भी होता है। एवरेज मतलब वो टाइम इंटरवल t = 0 सेकंड से t = 5 सेकंड तक करंट ज्ञात कीजिए, तो वो I एवरेज हो जाएगा। तो 0 सेकंड पे चार्ज ज्ञात करेंगे, फिर t बराबर अगला वाला सेकंड t = 5 सेकंड पे चार्ज ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा डेल्टा Q आ जाएगा। और टाइम इंटरवल लेंगे, t = 0 से t = 5 सेकंड, इस टाइप से दिया रहेगा, तो यहाँ 5 सेकंड आ जाएगा। I एवरेज हो गया। ये तो दो टाइम इंटरवल के बीच का जो करंट होगा वो जो है एवरेज होगा। I एवरेज एक और होता है, किसी क्षण पर करंट है 0 और कुछ समय बाद 5 एम्पियर हो गया, 0 एम्पियर 5 एम्पियर है, ऐसा हो गया। एवरेज कहता है अगर इसका, तो करंट ये है, तो 0 + 5/2 = 2.5। तो जैसे रन हो, क्रिकेट खिलाड़ियों का रन होता जो बनाते हैं, एक मैच में 0 बनाए तो दूसरे मैच में 100 बना दिए, तो एवरेज 0 + 100/2। अगर ये करंट के रूप में दिया है तो उसका भी एवरेज निकल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल के लिए। I एवरेज में हमेशा ΔQ हो सकता है, चार्ज पूछ ले। I एवरेज दो टाइम के बीच, दो टाइम पर दे दे, और उसके बाद
ये चार्ज पूछ ले, तो यहां भी सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, एक और होता है आई इंस्टेंट। आई इंस्टेंट ये होता है dq अपॉन dt। तो किसी t बराबर 5 सेकेंड पर करंट ज्ञात कीजिए। t बराबर 5 सेकेंड या चार्ज का कोई इक्वेशन दे दिया, t बराबर 5 सेकेंड पर करंट ज्ञात कीजिए। तो किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष टाइम पर जो आपसे करंट पूछा जाएगा वो आई इंस्टेंटेनियस होता है, तात्क्षणिक करंट। इसे हिंदी में कहते हैं क्या? तात्क्षणिक तुरंत। आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dq अपॉन dt होता है। करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट के बारे में जो हम लोग जानते हैं, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट के बारे में जो जानकारी आपके पास और है वो ये है कि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता। मतलब ये करंट में डायरेक्शन होते हुए भी यह कैसी राशि है? स्केलर राशि है। करंट में डायरेक्शन होते हुए भी यह स्केलर राशि है। तो अगर ये करंट बह रहा है, यहाँ 60 अंश का एंगल यहाँ ये है, तो I1 I2 ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है अगर, तो यहाँ I3 जो बहेगा वो 7 एम्पियर बहता है, अपने मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। या 90 पर भी किसी एंगल पर, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 3 एम्पियर, ये 90 पर भी है तब भी क्या होगा? 4 एम्पियर। तो इसमें कितना बहता है? 7 एम्पियर बहता है। और करंट बहने के लिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो 3 4 और कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, अगर ये वेक्टर होता तब। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होते हुए भी यह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ये ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होते हुए भी यह अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर योग के नियम का पालन मतलब जैसे ये 3 एम्पियर हुआ, अगर ये वेक्टर होता, ये 4 एम्पियर हुआ, तो इसका रिजल्टेंट कितना? 5 एम्पियर होना चाहिए था। अगर आज इस कंडीशन का ये पालन किया होता तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते। तो विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट कोर्स या इंजीनियरिंग के कोर्स तक है, उसमें यह है, उसमें एक होता तीसरी राशि टेंसर राशि, और उसकी चर्चा शायद कहीं कहीं लिख देता है, लेकिन कहीं दिया मतलब कंपटीशन में नहीं आता है। इंटरमीडिएट सब बीएससी वगैरह में जो उसके आगे की पढ़ाई करते हैं वहां पे टेंसर राशि मिलता है। तो नियम तो ये कहता है कि ये टेंसर राशि अगर विकल्प में टेंसर भी दिया है तो वरीयता टेंसर को मिलना चाहिए। प्रेशर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, तो ये सब टेंसर राशि की श्रेणी में नंबर 1 पे वरीयता रखते हैं। लेकिन अपने कोर्स में वेक्टर और स्केलर ही है, तो ये स्केलर की श्रेणी में सब आएंगे। आपको स्केलर ही लिखना है, ध्यान दें, स्केलर ही लिखना है। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, करंट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जो है एसआई में, इसकी यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर जो लड़का पूरा लिखेगा वो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, ये नियम में है। अगर एक अक्षर में लिखता है तो कैपिटल लेटर में ए लिखना चाहिए। इसका जो डायमेंशन होता है वो ये होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो इसके संबंध में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसका यूनिट अगर एम्पियर होता है विद्यार्थी, तो एक पॉइंट और इसके बारे में जानेंगे, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर एक कूलम आवेश 1 सेकंड में किसी वायर में फ्लो करता है तो उसकी जो करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। अगर किसी वायर में 1 सेकंड में 1
कूलाम चार्ज फ्लो करता है तो उस वायर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। ये आपको जानना है। और इसके डायरेक्शन में विद्यार्थी ये है कि किसी वायर में, चलिए ये बैटरी से जोड़ देते हैं, यहां बैटरी ही है, डीसी करंट, डीसी सब रहेगा हमेशा, तो ये प्लस है ये माइनस, तो करंट जो है आई इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट के क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और करंट जो है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या कर चलता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कह दिया जाए, दोनों ठीक है। इसके लिए डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गति करता है। तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यस, तो इसके डायरेक्शन संबंधी चर्चा हो गया, और एम्पियर के बारे में बताए, ये डायमेंशन यूनिट हो गया। अब 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। द नेट चार्ज इन करंट करेंट कंडक्टर इज 0। किसी कंडक्टर में, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें पॉजिट्रॉन या प्लस वाला चार्ज होंगे, जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव वाला चार्ज होगा। तो वही कह रहा है द नेट चार्ज इन करंट करेंट कंडक्टर इज 0। तो जितना संबंधी इलेक्ट्रिक करंट संबंधी हमें जानकारी मिल रहा है टोटल हम आपको दे रहे हैं। एक पॉइंट और जो नयापन है विद्यार्थी, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लेते हैं एक ही धातु का वायर है, एक ही धातु का वायर है, मान लेते हैं कॉपर का वायर है। देखिए विद्यार्थी, जो चालक होता है वो चांदी नंबर 1 पे है, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। चांदी के बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। कॉपर भी बहुत महंगी धातु है। मान लेते हैं ये एक ही कॉपर का वायर है, सब यहां से वहां तक, और यहां तार ज्यादा मोटा है, इतने से यहां तक उसकी मोटाई दूसरी है, इतने से यहां तक उसकी मोटाई दूसरी है, और यहां इस टाइप से करंट दिखाया गया। एक में जो ऐड है, ये सब ये एक ही वायर है, भले उनका एरिया अलग अलग हो रहा है, तो ये I1 I2 I3 करंट जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा कि अलग अलग होगा? ये बराबर होगा विद्यार्थी, क्या होगा, बराबर होगा। तो यही कहना है, फॉर ए गिवन कंडक्टर, दिए गए चालक के लिए करंट डज नॉट चेंज, करंट नहीं बदलता है विद द चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलने से करंट नहीं बदलता है। दैट इज अर्थात I1 बराबर I2 बराबर I3। इस टाइप सा एक ही वायर, एक साथ वायर है तो उसका कहीं पे मोटाई ज्यादा है, कहीं पे मोटाई कम है। अगर ऐसा कोई केस है, आपको ऐसे बना के दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि I1 बड़ा है I2 से, I2 बड़ा है I3 से, इस टाइप से 4 ऑप्शन। एक बराबर का कर देगा, एक उधर से बड़ा करना शुरू करेगा, एक ननावदीद दे देगा, एक क्वेश्चन आपका तैयार। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ये वाला सही होगा। हाँ, करंट के लिए अगर वो सॉलिड है विद्यार्थी, अगर वो सॉलिड है तो करंट के लिए उत्तरदायी होगा कौन, इलेक्ट्रॉन। करंट के लिए जो चालक में करंट के लिए उत्तरदायी होता है, चार्ज ले जाने वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। सॉलिड में, गैस और लिक्विड में वो आयन होते हैं, गैस और लिक्विड में आयन होते हैं। तो ये चीज भी हमें यहां बताना था। डायरेक्शन हो गया। तो विद्यार्थी इलेक्ट्रिक करंट के संबंध में टोटल जानकारी हम आपको दे चुके, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखें, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है। तो किसी वायर के अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत, ध्यान से सुने इसके बारे में, किसी वायर के अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम लोग अभी फिगर बनाए थे, एक ही वायर में कुछ मोटा था, उससे मोटा था, और लास्ट में सबसे मोटा था, और उसमें जो करंट डेंसिटी समान नहीं, करंट तो समान फ्लो करेगा, I1 बराबर I2 बराबर I3 किए थे, लेकिन करंट डेंसिटी जहां पे
उतना ही करंट अगर फ्लो कर रहा है और वायर पतला है तो पतले वायर की करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद वायर की उससे कम होगी, लास्ट वाले की करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ही करंट मोटे तार में बह रहा है। जैसे 1 एम्पियर करंट बहे इतने मोटे तार में और उसके बाद पतले तार में बहे तो करंट डेंसिटी किस में ज्यादा होगी? पतले तार में जो बहता अगर उतना ही करंट बह रहा है तब ऐसा हो सकता है। हाँ, एरिया कम ज्यादा रहे और करंट उनमें समान बह रहा है तो ऐसे में जहां पे अनुप्रस्थ काट, जहां पे तार पतला होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर एक ही वायर है, मान लेते हैं कई घर है पास पड़ोस में आपके, एक घर में 5 बल्ब जलता है 100-100 वाट का और एक घर में 5 एलईडी बल्ब जलता है 5-5 वाट का, तो करंट डेंसिटी इतना ही अगर इलेक्ट्रिक खर्च होता है तो करंट डेंसिटी जो 100 वाट का बल्ब 5 जलाया है उसके वायर की करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उतने ही पतले तार में वहां करंट वो क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो करंट डेंसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और इंग्लिश में समझा जाए, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट्स डिनोटेड जे, इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर में। हाँ यस, और इसमें सबसे कीमती बात है ताकि आपका न्यूमेरिकल वगैरह गलत ना हो, रिमेंबर, जो याद रखने वाली बात है, रिमेंबर दैट सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। सरफेस जो है ये नॉर्मल होना चाहिए, इसे नॉर्मल वाला ही कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ 2 कंपोनेंट में दिखाया हूं, एक तो ये एकदम सीधा, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, और ये वाला ऐसा ना हो कि ये तिरछा कलम कर दिया गया है, ऐसा ये तिर्यक हो रहा है इस टाइप से। अगर ऐसा है तो कैसे क्या निकले, इसका क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा? यहाँ थीटा एंगल पर है, एरिया वेक्टर तल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ देखिए, रिमेंबर दैट सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो और करंट फ्लोइंग, दोनों एक ही बात है, चार्ज फ्लो की बात करें या करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इसमें जो करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू यहां पर जो होगा करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी, ये विद्यार्थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। हम विद्यार्थी देखें, इस फिगर के लिए अगर ये फिगर इस टाइप से अनुप्रस्थ काट कटा हुआ इस टाइप से है, तब ऐसी दशा में करंट डेंसिटी वेक्टर जे इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए एन कैप। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो छोटा से, पूरे में मान लेते हैं आई करंट बहता होगा, एक छोटा एरिया लिए हैं तो जाहिर है करंट भी छोटा होगा, तो डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा और एन कैप इसी तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कार्य करेगा। ये यहां पे हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब इस वाले केस के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला केस क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, इस टाइप से है, ये तल इस टाइप से है, यहाँ पे तो इस द्वारा सीधा है लेकिन ऐसे काट दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर छोटा सा लिए है, इस तल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड कार्य करता है, तो डीएफ भी कार्य करे, और जे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहता है। जे का जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो वो तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जे। अब एरिया वेक्टर इधर है, तो जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है, जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट तल के नॉर्मल वाला कंडीशन में आएगा वही एरिया आएगा। जो प्रॉब्लम में है वो यही चीज है, आपको ध्यान देना है। जो यहाँ रिमेंबर वाली बात लिखाई गई बहुत कीमती बात है ये। रिमेंबर दैट सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो और करंट फ्लो। जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है, करंट के डायरेक्शन में के क्या होना चाहिए, सरफेस वो नॉर्मल ही होना चाहिए, अभिलंबोत ही होना चाहिए। मतलब जो एरिया वाला कंपोनेंट होगा वो करंट के डायरेक्शन वाला ही लिया जाएगा, बस इतना ही आप समझिए। तो ये हो जाएगा डी ए कास थीटा। सेकंड केस में देखिए, जे इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कास थीटा हो गया, तो डी आई इक्वल टू लिखेंगे जे डी ए कास थीटा। तो डी आई बराबर होगा करंट, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है
लेकिन एरिया वेक्टर ये भी वेक्टर में आता है और करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। अगर ए बी कास थीटा है तो दोनों वेक्टर का कौन सा गुणन होगा? डॉट गुणन होता है। तो इसका मतलब अगर ये डी आई बराबर जे डी ए कास थीटा है तो उसके स्थान लिख सकते हैं वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। डी आई बराबर, तो डी आई ये बड़ा छोटा सा करंट हुआ। अगर टोटल करंट ज्ञात करना है विद्यार्थी तो इनके डॉट गुणन का इंटीग्रेशन लगा देंगे, कहां से कहां तक, मतलब एरिया वहां आएगा तब। तो टोटल करंट के लिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। तो एक छोटे एरिया के लिए इतना आया, तो बड़ा एरिया के लिए तो वो लिमिट विमिट लगाएंगे तो हम लोगों को पूरा करंट मिल जाएगा। तो एक केस तो ये हो गया। और इसके बारे में करंट जो जानना है, तो अगर इस टाइप का वायर रहेगा तब तो यहीं से जे बराबर डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा। हाँ, अगर इस टाइप रहेगा तो उसका कंपोनेंट डी, जो भी एरिया यहां दिया रहेगा उसका कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन वाला लिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तीसरा केस है इफ जे इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अगर जे करंट डेंसिटी हमेशा क्या है? समान रहता है। जैसे यही वायर है, इसमें करंट डेंसिटी जे जो है हमेशा समान है, तो पूरे अनप्रस्थ काट एरिया में हर जगह करंट डेंसिटी समान है, तो ऐसी दशा में जे बराबर होता है आई अपॉन ए। तो इतना कंडीशन है। ये भी वही चीज है, यहां भी समान के लिए ही, ये बहुत छोटा सा ले लिए हैं, बाद में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से कठिन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये सबके लिए है, ये विशेष कंडीशन के लिए है कि इफ जे इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया, इस टाइप से किया है ए, देन जे इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। हाँ, इतना इसके बारे में जानकारी देनी थी। और आपको बताया गया कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वो करंट के डायरेक्शन में होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट वगैरह के बारे में हम लोगों को जानकारी और कर लेना है। इसका यूनिट है, इसका यूनिट जे इक्वल टू आई अपॉन ए, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट में भैया ए अपॉन एम स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। डायमेंशंस हो जाएगा मीटर स्क्वायर मतलब एल का पावर ऊपर जाएगा तो -2, एल पावर -2 ए हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी का जो डायमेंशंस हुआ वो ये हुआ। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। जो यहाँ पे टाइम दिया है 1 मिनट दिया, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड टाइम दिया है। और आई दिया कितना? 8 एम्पियर दिया है। तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, Q इक्वल टू होता है NE अपॉन टी। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये 8 एम्पियर दिया है, ये N तो जानना ही है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 अपॉन टी 60। तो ये चीज है। तो N इक्वल टू इतना गुणे इतना अपॉन ये हो जाएगा। तो N इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 60 अपॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19। यस, तो इतना आया। तो इसका एक अगर दशमलव हटा लें तो ये 0 हो जाएगा, या सॉरी इसका एक दशमलव हटा लें मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 80 बचे 16 है, तो 16 पचे 80, ये कट गया। तो 5 6 30, 300 गुणे 10 घाते प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते 19 और 2 21 इलेक्ट्रॉन से। हाँ, तो 3 गुणे 10 घाते 21 इलेक्ट्रॉन इस हीटर के वायर से फ्लो कर रहा है। तो काफी आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, केवल कैलकुलेशन ही था, बोर्ड लेवल का ये सवाल है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज
टाइम एज आई इज इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। इन फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब अब की बार हमें उल्टा दिया है। अब की बार हमें करंट दिया है 2 + 3a। करंट दिया है 2a + 3t, मतलब करंट जो है टाइम पर डिपेंड करता है, ये वेरिएबल है, करंट टाइम के साथ बदल रहा है। तो ये हमको दिया है। कैलकुलेट द चार्ज, आपकी चार्ज हमको चाहिए, तो I = Q/T इस टाइप से होता है। तो लेकिन ये T में है, T में है इन फर्स्ट 10 सेकेंड। I के स्थान क्या लिख सकते हैं, dQ/dt हम लिख सकते हैं। तो ये है 2 + 3t, इतना आया 2 + 3। तो dQ = हम लिख सकते हैं 2 + 3t। अब यहां हो जाएगा क्या, dt। इसका क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इसका समाकलन करेंगे तो ये dQ हो जाएगा। इधर समाकलन करेंगे 2 + 3t, यहां dt हो जाएगा। t = 0 पर चार्ज 0 है, जब टाइम t है तो चार्ज कितना होगा, Q होगा। तो चार्ज पूछा है तो यहां हो जाएगा 1 dQ। एक का इंटीग्रेशन होता है क्या, Q। यहां लिमिट है 0 से Q, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q ही आएगा। मतलब यहां t के स्थान पे 10 सेकंड दिया है, कितना, 10 सेकंड। चलिए इसका पहले इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा, और 3 और t का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा, इतना 0 से 10। इसे विद्यार्थी हल करना है। तो ये हो जाएगा Q - 0 बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। t के स्थान क्या रखना है, 10 रखना है। तो 2 × 10 प्लस 3/2 × 10 का वर्ग कितना, 100, माइनस आपकी t का स्थान पे 0 लिखना है, तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये Q = आ जाएगा आपका, तो 10 दूनी 20, 20 प्लस ये 2 25 5 15 150 बराबर आ गया 170 कूलाम। कूलाम जो लड़का सी लिखेगा वो कैपिटल लेटर में लिखेगा, जो पूरा कूलाम लिखेंगे वो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये विद्यार्थी रहा चार्ज। जब करंट का इक्वेशन दिया हो, चार्ज पूछे, तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालना होगा। यस, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज लीनियरली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 in 10 सेकेंड। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो करंट है वो 4 एम्पियर से 0 एम्पियर तक घट रहा है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो करंट में टाइम के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग होता है। तो ये आई एवरेज का केस है। आई एवरेज बराबर इक्वल टू होता है ΔQ/ΔT, ये होता है। और आई एवरेज में हम आपको ये भी तरीका बताए हैं कि 4 एम्पियर प्लस 0 एम्पियर/2। वही बताया, कोई खिलाड़ी मैच में 2 मैच खेला, रन बनाए, एक में 0 एक में 100, तो औसत 50 का हुआ। तो ऐसे में अगर करंट ही इस टाइप से दे दे तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। और ये ΔQ हमसे पूछ रहा है, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, बस खत्म हो गया विद्यार्थी, यही कैलकुलेशन करना था। तो 4/2 मतलब 2 बराबर ΔQ/10, तो ΔQ = 20 कूलाम। ये 20 कूलाम आपका आया। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज J = दिया है 2 × 10⁴ J कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना। तो इसमें फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब वो करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करंट। और करंट I = हम आपको बता चुके हैं कि वेक्टर J डॉट वेक्टर DS या DA लिखे थे, वहां पे DA लिखे थे, संयोग से यहां एरिया को S से दिखाया है, तो वही हमें लिखना होगा।
तो अगर करंट डेंसिटी जे हर जगह क्या है, समान है, वो दिया है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, ये करंट डेंसिटी जे दिया है वो समान है। ये बाहर कर लेंगे तो वेक्टर जे कैप और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ds। ds मतलब बहुत छोटा सा एरिया है, तो पूरा एरिया के लिए क्या करना होगा, पूरा एरिया के लिए वेक्टर जे डॉट वेक्टर यस हो जाएगा। मतलब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डॉट गुणन करेंगे। अब ये मैथ हो गया, जे का मान वो दिया है, रखिए 2 × 10 घाते 4, 2 × 10 घाते 4 जे कैप डॉट गुणन ये दिया है, डॉट गुणन एरिया, एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो 10 घाते -4 भी यहां पे लिखना होगा आपको, तो चाहे तो 10 घाते -4 इसमें लिख लीजिए, 2 × 10 घाते -4 आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 × 10 घाते -4 क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। आई डॉट यस हो गया विद्यार्थी, बस हमारा काम ओके हो गया। अब इनका क्या करना है, डॉट गुणन करना है। डॉट गुणन का जो तरीका बताया गया है वेक्टर में, वो आई का आई में करना चाहिए, जे का जे में करना चाहिए, क्योंकि आई का जे में करेंगे तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो आई डॉट जे बराबर 1 × 1 cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, इसीलिए केवल जे का जे में कर लीजिए, यहां पे बस खत्म हो जाएगा। तो जे का जे में कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 10 घाते +4 -4 हो गया 0, तो 6 एम्पियर करंट आया विद्यार्थी। तो फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब वो करंट कह रहा है, वो 6 एम्पियर आया। तो आज विद्यार्थी बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।